मैरी अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रही थी। जब वो आते हैं, वो अपने साथ एक नया जन्मा हुआ बच्चा भी लाए थे और उसकी माँ उसे अपने छोटे भाई से मिलवाती है जिसका नाम शियोन है। उसे शियोन बड़ा प्यारा लगता है और वो उसकी गाल पर किस करती है और उससे बताती है कि वो उसकी बड़ी बहन है। इसके बाद 3 साल बीत जाते हैं और मैरी दौड़ रही थी और कहती है कि वो जीत गई। दीदी आप बहुत तेज हो, मुझे तो होना ही था ना, मैं बड़ी बहन जो हूँ। इसके बाद उनके फादर वहाँ पर वापस आते हैं। मैरी तुम्हारा चेहरा हर समय की तरह खिला हुआ है। इसके बाद शियोन भी उनके पास आता है। शियोन तुम काफी रिलायबल हो। लेबल मैं नहीं, टीबी है। जिससे हंसते हंसते मैरी मान जाती है और मन में वो सोचती है कि शियोन सच में बहुत रिलायबल है क्योंकि वो उनकी मदर की मदद करता है, बेड पे सूसू नहीं करता और उससे पहले सुबह उठ भी जाता है और कभी कभी उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो बड़े लोगों जैसा कुछ सोच रहा है। इसके बाद शियोन कुछ मैजिक के मंत्र पढ़ रहा था। ये देखकर मैरी उसका मजाक उड़ाने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कुछ अजीब सा ही खेल खेल रहा है। इसके बाद जब वो सब डिनर पर बैठे हुए थे, अचानक से ही शियोन फादर से पूछता है कि क्या मॉन्स्टर्स असली में होते हैं। ये सुन के वो हैरान हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि हाँ, मॉन्स्टर्स सच में होते हैं। ध्यान रखना शियोन, तुम कभी भी साइलेंट को छोड़कर ना जाओ। अगर तुम्हारा सामना किसी भी मॉन्स्टर से होता है, तुम्हें बस वहाँ से भागना है। स्पिरिट्स और फेरिस भी होती हैं क्या? मुझे फेरिस का तो पता है पर स्पिरिट्स के बारे में मैं नहीं जानता। अच्छा पापा, मैजिक होता है जैसे पानी, फायर, इन सब चीजों को कंट्रोल करने वाला मैजिक? मैं तो ये शब्द ही पहली बार सुन रहा हूँ। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। वैसे शियोन, तुम्हें मॉन्स्टर्स और फेरिस के बारे में कैसे पता चला? लेकिन ये सुनकर शियोन घबरा जाता है और कोई जवाब नहीं देता। शियोन क्या तुम ठीक हो? उस दिन के बाद शियोन ने मैजिक के बारे में दोबारा कोई सवाल नहीं पूछा। इसके 3 साल बाद मैरी वुडन स्वॉर्ड से ट्रेनिंग कर रही थी और शियोन साइड में ही बैठकर उसे देख रहा था। शियोन उससे पूछता है कि वो इतनी ट्रेनिंग क्यों करती है, तो मैरी उसे बताती है कि उसकी बड़ी बहन के तौर पर उसे तैयार रहना होगा ताकि अगर कोई मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करे तो वो उसे बचा सके। इसके बाद शाम को भी मैरी ट्रेनिंग कर रही थी, तभी वहाँ पर रोज आती है और उससे पूछती है कि वो दिन भर ट्रेनिंग ही करती रहती है, वो उसे बोर नहीं होती। तब भी उसके सामने कुछ अलग सी रोशनी दिखती है। अगले दिन मैरी उसे कहीं लेकर जा रही थी। शियोन घबराया हुआ था क्योंकि उनकी मॉम ने घर से दूर जाने से मना किया था, पर मैरी कहती है कि वो ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे ही शाम हो जाती है और वो दोनों उसी नदी के पास बैठे थे जहाँ पर नदी के पास अजीब सी रोशनियां बाहर आने लगती हैं, जिन्हें देखकर शियोन हैरान हो जाता है। सूरज ढलने के बाद ये सारी चीजें चमकने लगती हैं। मैं मॉम और डैड को भी यहाँ लेकर आई थी पर वो उन्हें दिखे ही नहीं, पर तुम इसे देख पा रहे हो तो शायद इसे बड़े लोग नहीं देख सकते। कहीं ये वही मैजिक तो नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? उसकी बहन ने अभी तक उसकी बात याद रखी थी, जो देखकर वो इमोशनल हो जाता है। अगली सुबह वो जल्दी से खाना ठूस कर वापस से उसी जगह पर आते हैं। भी एक्सरसाइज किया करो शियोन, इतनी जल्दी थक गए। वो दोनों वहाँ पर उन चमचमाती चीजों की जांच पड़ताल करने पहुंचे हैं। वो 3 बकेट्स लेकर आए थे जिनमें वो लेक का पानी भरते हैं। एक में लेक के पत्थर हैं, दूसरे में लेक के पौधे और तीसरे में उन्होंने मछलियां डालनी थी। और थोड़ी देर में वो एक कॉमन मछली को भी पकड़ लेते हैं और वो उसे पानी में डाल देते हैं। तभी वहाँ पर रोज आती है और मैरी उसे शियोन से इंट्रोड्यूस कराती है। इसके बाद शाम हो जाती है और लेक के ऊपर फिर से वो मैजिकल ऑर्ब से चमकने लगते हैं, पर जो उन्होंने पानी इकट्ठा किया था उनमें से कुछ भी नहीं बाहर आता। यानी लेक के अंदर कोई और चीज है जिससे ये चीजें बाहर आ रही है। जिसे चेक करने के लिए शियोन पानी के अंदर कूद जाता है क्योंकि ये खतरनाक हो सकता था, तो उसकी बड़ी बहन भी उसके साथ में जाती है। ये लाइट बॉल्स अलग अलग जगह से निकल रहे हैं और इनकी निकलने की लोकेशन बदल रही है, यानी ये कोई जिंदा चीज से बाहर आ रहे हैं। इसके बाद वो दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं। वहीं रोज में कुछ फीमेल फिशेस को पकड़ा था जो कि यूजुअली गहराई में रहते हैं, पर क्योंकि अभी गुल्लू गुल्लू का सीजन चल रहा है वो ऊपर है। तभी वो लोग देखते हैं कि वही लाइट्स उस टब में से बाहर आने लगे हैं, जिससे शियोन समझ जाता है कि ये जरूर मेल और फीमेल फिश के मिलने की वजह से होते हैं। तो मैरी को लगता है कि अगर वो और शियोन शादी करेंगे तो वो भी अंडे दे सकती है। ऐसा नहीं होता, इंसान अंडे नहीं देते और हम भाई बहन हैं। अगली सुबह मैरी फिर से शियोन के पास आती है और कहती है कि उसने मॉम से पूछा था, उन्होंने कहा है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती और वो दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी शादी किसी और से हो जाएगी और फिर उसे शियोन को छोड़कर जाना पड़ेगा। शियोन कहता है कि वो उसकी शादी नहीं होने देगा और वो हमेशा साथ में रहेंगे और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। तब भी शियोन देखता है कि उसके अंदर से उसी तरह की मैजिकल एनर्जी बाहर आ रही है, यानी इस दुनिया में मैजिक इसलिए नहीं है क्योंकि किसी ने उसे खोजा ही नहीं। मैं बनेगा यहाँ का मैजिक वाला आइजैक न्यूटन। इसके बाद हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ 12 बज जाते हैं। जो आदमी 30 साल की उम्र तक वर्जिन होते हैं उन्हें मैजिकल एबिलिटीज मिलते हैं, निर्वस्त्रम, आइस स्टॉर्म, फायर बॉल, लेकिन उसका कोई भी मैजिक स्पेल काम नहीं करता। इसके बाद वो एक नोटबुक निकालता है और उससे जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। अभी उसके पड़ोसी भड़क जाते हैं, यानी वो सब कुछ झूठ था, मुझे लगा था जादू सच में होता है। तभी उसे हार्ट अटैक आने लगता है। मैं मरना नहीं चाहता। इस दुनिया में नॉलेज एक क्लिक ही दूर है। सभी लोग अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं पर मैं नहीं। पर जब मुझे पता लगा कि 30 की उम्र तक वर्जिन रहने पर मुझे मैजिकल एबिलिटीज मिल जाएंगी, मैं बहुत खुश था। इसके बाद हम शियोन को देखते हैं। मैं जानना चाहता था कि मैजिक होता है या फिर नहीं, इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की, पर फिर मुझे पता चला कि यहाँ भी मैजिक जैसा कुछ नहीं है और मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी। पर कुछ दिनों पहले कुछ अलग हुआ जिसके बारे में रिसर्च
करने में टाइम लगेगा, पर अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैजिक होता है या फिर नहीं। तभी उसके रूम में मैरी आ जाती है, जो कि उसे कुरकुरे खाने के लिए बुलाने आई थी। पर शियोन उसे अपने पास बुलाता है और उसे अजीब तरीके से घूरने लगता है। वो उससे कहता है कि जैसा उसने कल कहा था वो उससे प्यार करता है, जो सुन के मैरी शर्मा जाती है और शियोन के अंदर से कल की तरह मैजिकल एनर्जी बाहर आने लगती है। मतलब ये सब फीलिंग को एक्सप्रेस करके होता है, इसका कोई और भी तरीका होगा यार। मैरी उसके ऊपर भड़क जाती है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा था, पर शियोन उसे समझाता है कि जो उसने कहा था वो सच है, जिसे मैरी मान दे जाती है। ये तो हर बात मान जाती है। इसके बाद शियोन पता लगा लेता है कि उसका मैजिक उसके इमोशनल स्टेट पर डिपेंड करता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और उसे पता लगता है कि ज्यादा मैजिक का यूज करके वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकता है और वो ग्लो सिर्फ उसकी उम्र के ही लोग देख पा रहे हैं। लेकिन अब तक वो उन मछलियों की तरह मैजिक बॉल नहीं बना पाया है। एक सेकेंड, क्या वो मछलियां मुझसे ज्यादा ताकतवर है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद वो अपने इमोशनल स्टेट के साथ साथ मैजिक को फोकस करना भी शुरू करता है और उसके हाथ में मैजिक इकट्ठा होने लगता है, जो देखकर वो खुश हो जाता है और वो अपने उसी हाथ से दीवार को पंच करता है। अब मेरी चोट लग रही है। इसके बाद वो अपनी नई इन्वेंशन को कलेक्शन मैजिक नाम देता है, जिसके डैड उन तीनों को ट्रेनिंग के लिए लेकर आए थे, जहाँ शियोन और रोज का आज पहला दिन है। पर शियोन को ये सारी वक्त की बर्बादी लग रही थी। उसे तो अपने मैजिक को सीखने में टाइम लगाना चाहिए, वहीं थोड़ी देर में ही वो थक कर नीचे गिर जाता है। इसके कुछ समय बाद वो अपने फादर के साथ एक ट्रिप पर जाता है, जो कि उसे स्टोरिया सिटी में लेकर जा रहे हैं। उनका पूरा खानदान वहाँ पर आया है और वो जगह उनके घर से थोड़ी ही दूर है। वो यहाँ पर अपने घर के लिए सामान और कुछ वेपन्स लेने आए हैं। घर का सामान लेने के बाद वो एक ब्लैक स्मिथ के पास जाते हैं, जो कि उसके फादर का पुराना दोस्त भी है, और उन्होंने ऑर्डर देकर मैरी के लिए एक नई तलवार बनाई है। और हमें पता चलता है कि आज मैरी का बर्थडे है। वो लोग वहाँ से जा रहे थे। एक पिंजरे में बंद फेरी पर जाती है। वो उसके बारे में अपने डैड से पूछता है, उस पर ध्यान मत दो, वो दुकान हमारे लिए नहीं है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि लकड़ियों को काट कर घर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके सामने एक लड़का आकर गिर जाता है और कहता है कि उसने सभी को मार दिया है, ये उसे उनके लॉर्ड को बताना होगा। उस बंदे के पूछने पर वो लड़का बताता है कि ये सब गॉब्लिन्स ने किया है। वही शियोन अब 10 सेकंड तक उस मैजिक को अपने हाथ में मेंटेन कर सकता है और अब वो पहले से ज्यादा गर्म है, पर इतना उसके लिए काफी नहीं है। वो कुछ सच में मैजिकल करना चाहता है। तभी उन्हें नीचे से आवाज आती है और हम देखते हैं कि उसके फादर और मॉम के पास कुछ लोग आए हुए हैं। वो सब उसके फादर के साथ उन गॉब्लिन्स को मारने के लिए निकल जाते हैं। अगर मैं गॉब्लिन्स को स्टडी करूं तो शायद मैं मैजिक के बारे में और सीख सकता हूं, पर ये लोग इतने क्यों परेशान हैं? गॉब्लिन्स तो कमजोर होते हैं ना। तुम यहाँ पर बूढ़े और बच्चों को इकट्ठा कर लो, हम उन्हें मार कर आते हैं, मेरी फिक्र मत करना। वैसे भी वहाँ पर सिर्फ 2 गॉब्लिन्स हैं। जाने से पहले शियोन उनसे पूछता है कि क्या गॉब्लिन्स इतने समझदार और फिजिकली केपेबल हैं कि वो दीवार के ऊपर चढ़ सके, जिस पे उसके फादर नहीं कहते हैं। तो वो कहता है कि वो लोग ऊपर छिप जाएंगे और नीचे से दरवाजा बंद कर देंगे। इसके बाद वो सारे दरवाजे लगाकर ऊपर छिप जाते हैं, लेकिन उनके पास सनद बताने का कोई तरीका नहीं था, तो वो नहीं जानते कि वो कितने घंटों से अंदर बंद है। तभी हम देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक गॉब्लिन आ रखा है। वो पहले दरवाजे को अपने नाखूनों से खरोचने लगता है, जिसकी आवाज वो सब अंदर सुन पा रहे थे। जिसके बाद गॉब्लिन खिड़की को तोड़कर घर के अंदर आ जाता है। वो गॉब्लिन ऊपर आ जाता है और वो चलता चलता उनके दरवाजे से ही आगे निकल जाता है, जो सुनकर वो खुश हो जाते हैं। पर तभी बिजली कड़कती है, जिसके डर से एक औरत चिल्ला उठती है। उनकी आवाज को वो गॉब्लिन सुन जाता है और वो उसी गेट को तोड़ने लगता है और थोड़ी देर में ही वो दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। और शियोन देखता है कि वो गॉब्लिन जैसा उसने सोचा था वैसे बिल्कुल नहीं है। उस गॉब्लिन को देखकर उसकी मदद नीचे गिर जाती है, जो देखकर वो गॉब्लिन हंसने लगता है। तभी मैरी अपनी तलवार लेकर उससे लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है, लेकिन वो गॉब्लिन एक झटके से ही उसकी तलवार को उसके हाथ से दूर कर देता है और फिर उसके ऊपर हमला करने जाता है। पर उसकी मदर आकर मैरी को बचा लेती है, जिसके बाद वो उन्हें मारने जाता है। पर तभी शियोन आकर उसके एक हाथ को पकड़ लेता है। तभी शियोन देखता है कि उस गॉब्लिन में से मैजिकल एनर्जी बाहर आ रही थी, तो वो उसे फोकस करके उसके हाथ पर लगा देता है, जिससे उसका हाथ जलने लगता है, जिसकी वजह से गॉब्लिन उसे उठाकर दूर फेंक देता है। गॉब्लिन दर्द के मारे तड़प रहा था। तभी शियोन आकर वही सेम अटैक उसके सर पर करता है, जिसकी वजह से वो गॉब्लिन मर जाता है। उसे देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैं मॉन्स्टर हूँ। पर रोज उसके पास आकर कहती है कि उसी की वजह से वो लोग जिंदा हैं। तभी वहाँ पर कुछ औरतें आती हैं, जो कि उसकी मदर को लेकर एक बेड पर लेटा देती है। वहाँ मौजूद कोई भी फार्मेसी या मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं जानता था, पर शियोन के पूछने पर उसे पता लगता है कि एक लड़की को सिलना आता था, तो वो कुछ लोगों से अपनी मदर के रूम से सिलाई का सामान लाने को कहता है और बाकी से लिकर लाने को, और जो बचे हुए हैं वो उस गॉब्लिन के कॉप्स को लेकर हॉलवे में ले जाएं। इसके बाद वहाँ पर सारा सामान आ जाता है, लेकिन लिया घाव को सिलने में बहुत ज्यादा गरी हुई थी। पर शियोन उससे कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उनकी मौत हो जाएगी।
तो लिया उसके लिए मान जाती है। थोड़ी देर में वो उसकी खाफ को सिल देते हैं और अब बस उनकी मॉम को थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। खुशी के मारे मारी शियोन को गले लगा लेती है। तभी उसके फादर वापस आते हैं। जंगल में उन्हें गॉब्लिन्स का ठिकाना मिला था। उन्होंने 2 गॉब्लिन्स को मार दिया और उन्हें लगा कि वहाँ पर और भी ज्यादा गॉब्लिन्स है, तो वो जल्दी से वहाँ से वापस आ गए। कुछ लोग घायल तो हुए पर किसी की भी जान नहीं गई। इसके बाद डॉक्टर आकर उसकी चोटों को चेक करता है और बताता है कि उसके ऑर्गन सही सलामत है और उनसे पूछता है कि क्या कोई मेडिकल एक्सपर्ट वहाँ पर मौजूद था, क्योंकि उसकी चोट बड़ी अच्छे से सिली हुई है। शियोन का फादर उससे पूछता है कि उसके पास इतनी मेडिकल नॉलेज कहाँ से आई। वो उसे सच्चाई नहीं बता सकता था, तो वो कहता है कि उसे नहीं पता कि उसे ये सारी चीजें कैसे आती हैं। जिसके बाद वो उससे गॉब्लिन के बारे में पूछता है। मैरी खुशी खुशी उसे बताती है कि शियोन मैजिक पर रिसर्च कर रहा है। ये कैसा पागलपन कर रहा है, किसी भी बाहर के इंसान को इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। तुम्हें अपनी मैजिक रिसर्च को बंद करना होगा। मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, आप इस पावर को खतरनाक समझते हैं, पर मेरे लिए ये मेरा सपना है, इसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। जिसके बाद उसके फादर मान जाते हैं, पर वो उससे कहते हैं कि जिस चीज का भी वो पता लगाएगा वो उसे रिपोर्ट करनी होगी, और अगर वो कुछ भी खतरनाक करता है तो वो उसे रोक देंगे। अगले दिन वो कुछ और रिसर्च करना चाहता है, जिसके लिए उसके फादर लकड़ियों में आग लगाते हैं। वो अपने हाथ में मैजिक को लपेट कर आग के पास लेकर जाता है, जिससे उसके हाथ में आग लग जाती है और वो चिल्लाने लगता है। गवैन पानी डालकर उसके हाथ को बुझा देता है। वहीं इससे कुछ उसे नया पता लगा था, जिसकी वजह से वो पागलों जैसा हंसने लगता है। इसके बाद वो फिर से उसी चीज को ट्राई करता है और उसका फादर फिर से आग को बुझा देता है। ऐसा वो कई बार करता है और थक जाता है, तो उसके फादर उसके लिए कुछ पीने को लाने जाते हैं। इसके बाद वो बताता है कि उसे क्या क्या चीजें पता चली। पहले जितना वो मैजिक को इकट्ठा करेगा उतनी ही ज्यादा तेज आग लगेगी, और आग के अलावा जिसे दूसरी गर्म चीज से भी आग लग सकती है। पर जब वो अपने पूरे बॉडी पर मैजिक लगा के आग के पास जाता है, तब भी उसके हाथ में आग लगती है, पर इस बार तो नॉर्मल कलर की होती है। लेकिन ये सारी चीजें बस खतरनाक ही है, किसी काम की नहीं। अगर वो अपने हाथ से और जुदा ना सकता, तब शायद तभी मैरी उसे दिखाती है कि वो ऐसा कर सकती है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी रोज उसे दिखाती है कि वो भी ऐसा कर सकती है। मुझे लगा था तुम भी ऐसा कर सकते हो, इसलिए मैंने नहीं बताया। इसके बाद वो दोनों शियोन की मदद करते हैं और वो भी ऐसा कर पाता है। वही पीछे गवैन कंफ्यूज हो रखा था, क्योंकि वो अब भी मैजिक नहीं देख सकता। इसके बाद वो सब लोग बाहर आते हैं और शियोन एक लाइटर की मदद से फायर बॉल बना लेता है, जिसके बाद वो फिर से अजीब तरीके से हंसने लगता है। वो इस मैजिक को फ्लेयर नाम देता है, जो भी अटैक करने के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और वो जब भी फ्लेयर मैजिक का यूज करता है, उसका अगला फ्लेयर उससे और भी ज्यादा कमजोर होता है। वही मैरी प्रैक्टिस करते करते अपने हाथ को घायल कर लेती है, तो फादर उसे आराम करने को कहते हैं। वो फायर मैजिक पर अपनी रिसर्च रोक देता है और अपने फादर से लाइटनिंग के बारे में पूछता है। जैसा तुम बता रहे हो वैसा किसी ने बात की थी, तो क्या हम मिस्टीरिया चले? वो अपनी बहन को भी बुलाता है, पर मैरी कहती है कि उसे कुछ काम है, तो वो नहीं जा पाएगी। इसके बाद वो उसी ब्लैक स्मिथ की शॉप पर जाते हैं। अच्छा, तो तुम लाइटनिंग और की बात कर रहे हो? उसे पाना बहुत मुश्किल है। अगर तुम्हारे पास परमिशन है तो तुम उसे माइनिंग साइट से ले सकते हो, और उसे ट्रांसपोर्ट करने में बड़ी मुश्किल होती है। इसके बाद शियोन उसे कुछ आइटम की डिटेल देता है, जिसे सुनकर ग्रास्ट उसे एक पेपर क्रिस्टल देता है, लेकिन उसे इससे भी बड़ा क्रिस्टल चाहिए था। तो ग्रास्ट उसे बताता है कि वो उसे ट्रेड डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, पर जितनी अमाउंट उसे चाहिए उसके लिए उसे 4000 रिल्म खर्च करने होंगे। ये सुनकर शियोन दुखी हो जाता है, पर गवैन इतने पैसे खर्च करने के लिए तैयार था। इसके बाद वो लाइटनिंग ओर को ले आते हैं, और इस बार उसकी मदर भी उसके एक्सपेरिमेंट्स को देखने के लिए वहाँ थी। वो अपनी मैजिक बॉल को लाइटनिंग ओर की तरफ फेंकता है, जिससे उसके अंदर से बिजली निकलने लगती है। लगता है ये भी फेल हो गया, कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है। ये तो सक्सेस था। इस एक्सपेरिमेंट से उसे पता लगता है कि मैजिकल एनर्जी में आग के अलावा दूसरी भी क्वालिटीज हैं, और ये शायद जिस चीज के भी कांटेक्ट में आती है उसे मिमिक करने लगती है। इसका मतलब ये है कि जितने मैजिक भी वो चाहता था वो उन्हें परफॉर्म कर सकता है। जिसके बाद वो अपने बेड पर बैठा हुआ था। मैं मैजिक से इलेक्ट्रिक एनर्जी को शूट कैसे करूं, क्योंकि बिजली के कांटेक्ट में आते ही वो रिपेल कर रहा था। तभी वो सोचता है कि उसके मैजिक को बॉल जैसा होने की कोई जरूरत नहीं है, और वो अलग अलग शेप्स को बनाने लगता है। जिसके बाद वो मैरी के पास जाता है, पर वो अपने रूम में नहीं थी, और वो उसे ढूंढता हुआ रिवर के पास जाता है, जहाँ वो अभी तक प्रैक्टिस ही कर रही है। शियोन उससे माफी मांगता है, क्योंकि जहाँ मैरी उसके मैजिक को सीखने में मदद कर रही थी, उसने कभी भी उसकी ट्रेनिंग में उसका साथ दिया ही नहीं। लेकिन मैरी कहती है कि उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है, उसे बस खुद पर गुस्सा आता है, क्योंकि जब उसे शियोन को बचाना चाहिए था, उल्टा शियोन ने उसे बचाया। इसलिए वो दिन रात प्रैक्टिस करती है। शियोन उसे गले लगाकर माफी मांगता है, क्योंकि उसने कभी उसकी फीलिंग्स पर ध्यान दिया ही नहीं। इसके बाद शियोन फिर से अपने मैजिक के बारे में बता रहा था। वो अब अलग अलग शेप्स को बना सकता है और उनके साइज को भी बदल सकता है, पर इससे मैजिक की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, और ज्यादा फैलने के बाद वो आग भी नहीं पकड़ती। तो वो मैजिक को और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट और शार्प बनाने की सोचता है, और इस बार जब वो लाइटर का यूज करता है वो एक फायर की तलवार बन जाती है। इससे इम्प्रेस होकर इसी चीज को वो लाइटनिंग ओर पर ट्राई करता है, लेकिन उसकी मैजिकल एनर्जी बहुत कमजोर थी, तो वो स्टोन से कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। तो वो अगली बार मैजिक को लंबा करके और कुछ छूता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी लगभग उसके पास पहुंच जाती है। इसके बाद उसके फादर ग्रास्ट को लेकर आते हैं। ये बेवकूफ तुम्हारे आइडिया को सुनकर काफी सारे लाइटनिंग ओर
को ले आया जो कि पहले लोगों ने तो खरीद लिए, पर क्योंकि उसे हैंडल करना इतना डेंजरस है अब वो सब कुछ एक रूम में पड़ा है। ग्रास्ट सियोन से पूछता है कि क्या वो इन्हें बेचने का कोई तरीका ढूंढ सकता है क्योंकि वो ज्यादा समय तक इस स्टोर रूम को रेंट नहीं कर सकता। ठीक है, मैं कोशिश तो करूंगा और ज्यादा उम्मीद मत रखना। और ये सारे हॉर्स इतने दूर क्यों हैं? ग्रास्ट उसे दिखाता है कि जब दो हॉर्स पास में आते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। इसके बाद ग्रास्ट उसे एक स्टोन दिखाता है जो उसने लाइटनिंग और को पिघलाकर बनाई थी, पर जब वो दो स्टोन्स को पास में लेकर आता है कोई भी लाइटनिंग नहीं बाहर आती। शियोन के पूछने पर वो बताता है कि जब उसने इन्हें पिघलाना शुरू किया था शायद तभी इनकी लाइटनिंग खत्म हुई। शियोन अपने फादर से पूछता है कि क्या वो ये कर सकता है, जिसकी परमिशन वो उसे दे देते हैं। तो अपने लाइटर की मदद से एक पट्टी में आग लगा देता है जो देखकर ग्रास्ट हैरान हो जाता है और शियोन उसे बताता है कि ये मैजिक था। इसके बाद ये देखने के लिए क्या इस फायर से मेल्ट करने पर रिजल्ट अलग आएगा। ग्रास्ट फिर से काम पर लग जाता है और इस बार जब वो दोनों मेटल्स को पास में लेकर आता है बहुत ज्यादा रोशनी होती है और शियोन उन दोनों का नाम आयरन लाइटनिंग रखता है। इसके बाद वो सभी लोग मिलकर बहुत सारे आयरन लाइटनिंग को बनाने पे लग जाते हैं। ग्रास्ट 3 दिन तक रात दिन काम करता रहा और एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया। वो इसकी मदद से दो चीजें बनाते हैं, पहला तो एक लैंटर्न और दूसरा एक स्ट्राइकर जिसे रेगुलर लाइटर से यूज करना काफी ज्यादा आसान है। ये सब देखकर उसके पेरेंट्स शियोन की तारीफ करने लगते हैं। तभी ग्रास्ट उससे कहता है तुम बहुत स्पेशल हो, है ना? वो तो होना ही था क्योंकि तुम मैं भूल जाओ मैंने कुछ कहा। वहीं शियोन सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कहना क्या चाहता था। इसके बाद वो सभी अपने घर के लिए निकल जाते हैं और हमें पता चलता है कि लाइटनिंग लैंप और स्ट्राइकर्स बड़ी आसानी से बिकने लगे हैं। इसके बाद शियोन अपने अगले एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार था क्योंकि फायर सिर्फ ऑक्सीजन से ही जलती है और ये तरीका लाइटनिंग लैंप में काम आता है। वो देखना चाहता है कि मैजिकल फायर इसी तरीके से बुझता है या फिर नहीं। इसके बाद वो मैजिक से कैंडल को जला देता है और उसे कप से ढक देता है और हटाने के बाद वो लोग देखते हैं कि कैंडल अभी भी जल रही थी। इसका मतलब ये था कि मैजिकल फ्लेम को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और वो नेचुरल फिनोमेना को एनहांस कर सकते हैं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो लाइटर से फायर मैजिक को आसमान में शूट करता है और मारी से कहता है कि वो अपनी मैजिकल एनर्जी को उस फायर बॉल पर शूट करे। ऐसा होते ही वो फायर बॉल अचानक से ही बढ़ने लगता है जिसकी वजह से मारी नीचे गिर जाती है। रोज उससे पूछती है कि क्या उसे पता था ऐसा होने वाला है? बिल्कुल नहीं, मुझे लगा था बस आग थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और वो सोचता है कि ये तो बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी बड़े से पटाखे में आग लगाई गई हो। तो उसके दिमाग में खुराफात होने लगती है और वो एक और एक्सपेरिमेंट के लिए लाइटनिंग और को बाहर लेकर आता है। वो अपने मैजिक से उसे टच करता है और इस बार कोई धमाका नहीं होता और शियोन उन्हें बताता है कि ये सिर्फ मैजिकल एनर्जी नहीं है, ये हवा है जो कि मैजिकल एनर्जी से रिएक्ट कर रही है। मैंने जब लाइटनिंग मैजिक एक्टिवेट किया था मुझे विंड रेसिस्टेंस महसूस हुआ था और फ्लेयर को जलने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उसके लिए मैजिकल एनर्जी ही काफी है। यानी मैजिकल एनर्जी एयर की तरह बिहेव करती है और जब वो किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है वो उसकी प्रॉपर्टीज को एनहांस कर देती है। ये बात सोचकर शियोन फिर से उसी अजीब तरीके से हंसने लगता है जो देखकर मारी भी खुश हो जाती है और वो नाम रखता है कि जब 2 या उससे ज्यादा तरह के मैजिक को कंबाइन किया जाएगा वो उसे कंपाउंड मैजिक बुलाएगा। उसने ग्रास्ट को कहकर अपने लिए फ्लेम रेजिस्टेंस ग्लव्स बनाए हैं। वो अपने ग्लव्स के जरिए फायर को क्रिएट करता है और जैसे ही उसमें मैजिक को बेचता है वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। इसके बाद वो लाइटनिंग मैजिक पर भी एक्सपेरिमेंट करता है जो कि सक्सेसफुल था। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश होता है जिसकी वजह से वो रोने लगता है। रोज और मारी आकर उसे गले लगाती है। रात को जब वो बाथरूम के लिए उठता है वो अपने फादर मदल और ग्रास्ट की बातें सुनता है। उसका फादर कह रहा था कि वो बहुत समझदार है तो वो ऐसे ही अपने मैजिक को किसी को भी नहीं दिखाएगा। उसे लगता है कि शियोन स्पेशल है, जिसने भी उन्हें शियोन को दिया है शायद उसकी वजह से। इस सुन के शियोन हैरान हो जाता है क्योंकि इसका मतलब ये था कि वो उनका असली बेटा नहीं है। इसके बाद शियोन अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है और आखिरकार उसने एक पावरफुल लाइटनिंग स्पेल से एक लकड़ी के टुकड़े को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो उन दोनों की मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। मैरी कहती है कि वो उसकी बड़ी बहन है तो शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, हम ब्लड रिलेटेड नहीं है। तो मैरी ने उस दिन जो कहा था नहीं मैं ये सब सोच में क्यों रहा हूँ। इसके बाद वो एक नोटबुक में लिख रहा था। उसे पता चला है कि 2 मैजिक को मिलाकर वो फायर या बिजली के स्पेल्स की पावर और भी ज्यादा बढ़ा सकता है, लेकिन कई स्पेल्स को मिलाने पर कुछ भी नया नहीं होता। अगली सुबह वो उसी रिवर के अंदर खड़ा था और मैजिक को पानी के अंदर इकट्ठा करता है पर इससे कुछ भी नहीं होता। मैरी उससे पूछती है कि वो कर क्या रहा है। शियोन उसे बताता है कि मैजिक एयर की प्रॉपर्टीज को अडॉप्ट कर लेता है। तो वो देखना चाहता था कि पानी में मैजिक इकट्ठा करने पर क्या होता है, लेकिन फायर और लाइटनिंग जैसा इसमें कोई इफेक्ट नहीं दिखा। इसके बाद वो एक और एक्सपेरिमेंट करता है और इस बार वो पानी को फ्लोट कर पा रहा था और ये सोचकर कि वो वाटर स्पेल्स को कास्ट कर पाएगा वो फिर से अजीब तरीके से हंसने लगता है। इसके बाद वो बाहर आकर हवा में मौजूद नमी को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, बस उसकी हथेली थोड़ी गीले महसूस होने लगती है। तो वो अगली बार और भी ज्यादा बड़े एरिया से वाटर को कलेक्ट करता है और इस बार वो बॉल के साइज की थी। शियोन इस मैजिक का नाम एक्वा रखता है जिसके बाद वो इस चीज को रोज और मैरी को भी सिखा देता है। इसके बाद शियोन ग्रास के साथ जाता है और वो एक गिल्ड में रजिस्टर करने पहुंचा था। वो मॉन्स्टर हंट पर जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहता है और मैरी भी उसके साथ आई थी क्योंकि वो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है। मेरा नाम ग्रास्ट है और मैं एक प्लैटिनम रैंक एडवेंचरर हूँ। मुझे
मुझे इन तीनों को रजिस्टर करवाना है। तभी वहाँ पर शियोन का फादर भी आता है और वो भी उन्हें एंडोर्स करने आया था। वो रिसेप्शनिस्ट को दिखाता है कि वो एक डायमंड रैंक हंटर है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग क्वेस्ट को सिलेक्ट करके बाहर आते हैं। गवैन से माफी मांगते हैं। मुझे लगा ही था कि तुम उल्टा सीधा कुछ करोगे, मॉन्स्टर हंटिंग क्वेस्ट, पर से यहाँ पर तुम बिना पूछे आ गए। अगली बार से तुम्हें मुझे बता कर आना होगा। दो हाई रैंकिंग एडवेंचरर्स का तुम्हारे साथ चलना ज्यादा सेफ होगा। इसके बाद वो मॉन्स्टर्स को हंट करने निकल जाते हैं। कुछ गॉब्लिन्स गवैन के ऊपर हमला कर दे जाते हैं, पर वो बड़ी ही आसानी से उन सबको एक एक करके मार गिराता है। डैड तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर हम तो फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। फिक्र मत करो, हंटिंग पर गए हुए कोबोल्ड्स जल्द ही वापस आएंगे। तभी वहाँ पर वो कोबोल्ड्स आ जाते हैं। गवैन उन्हें बताता है कि कोबोल्ड्स गॉब्लिन्स जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो ये उनके पहले अपोनेंट्स के लिए अच्छे हैं। मैरी और रोज आगे रहती है और शियोन पीछे खड़ा होकर उन पर अटैक करने की तैयारी करता है। वो फायर बॉल स्पेल को कास्ट करके उस पे मैजिक की बॉल भेजता है, जिससे वहाँ एक धमाका होता है और वो सारे कोबोल्ड्स मर जाते हैं और एक कोबोल्ड बच गया था और वो शियोन के ऊपर हमला करने जाता है, पर मैरी बीच में आकर उसे बचा लेती है। जिसके बाद शियोन लाइटनिंग अटैक से उन कोबोल्ड्स को मारने लगता है और मैरी और रोज भी अपनी तलवार से उन्हें मार रही थी। और एक कोबोल्ड जब उनके ऊपर पीछे से हमला करने आता है, फायर बॉल से शियोन उन्हें मार देता है। गवैन उनकी तारीफ करता है क्योंकि वो पहले बैटल के हिसाब से बहुत अच्छे से लड़े। इसके बाद वो कोबोल्ड्स के अगले ठिकाने के लिए निकल जाते हैं और उन सभी मॉन्स्टर्स को हराने के बाद वो सब लोग काफी थक गए थे और शियोन कहता है कि उन दोनों की बराबरी करना उनके बस की बात नहीं है। वो दोनों लूटिंग का काम संभालते हैं और बच्चों से कहते हैं कि वो आराम करें। शियोन बैठा हुआ था, तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो उसकी तरफ जाने लगता है। केव के अंदर जाने पर उसे पिंजरे में एक फेरी दिखती है, जिसे शियोन आजाद कर देता है और वो उड़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब वो तीनों घर पहुँचते हैं, गवर्न डरा हुआ था और वो अपनी बीवी से बचता बचता वहाँ से जाने लगता है, पर वो उससे कहती है कि वो प्राइवेट में उससे कुछ बात करना चाहती है। जिसके बाद उसकी चीखों की आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। इसके बाद उसकी माँ वापस आती है और वो उन दोनों पिट्टियों से पूछती है कि आखिर क्या हुआ था। अपनी माँ को ऐसे देखकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। उसकी मदर कहती है कि मॉन्स्टर हंटिंग के बारे में उसे पहले से ही पता था, बस उसे अपने बच्चों को ऐसी हालत में देखने की आदत नहीं है। वो कहती है कि वो उनके रास्ते में नहीं आएगी, बस वो चाहती है कि वो दोनों सही सलामत रहें। इसके बाद शियोन कुछ गॉब्लिन से लड़ रहा था और वो एक नए स्पेल को ट्राई करता है। वो अपने मैजिक को एक साइक्लोन जैसा गोल गोल घुमाने लगता है और उसमें काफी ज्यादा मैजिक भरने के बाद वो उससे गॉब्लिन के ऊपर हमला करता है, जिससे वो हार जाता है। उन्होंने जब से मॉन्स्टर हंट स्टार्ट किया था तब से 2 साल बीत चुके हैं। शियोन अब 10 साल का है और वो दोनों 12 साल की। मारी शियोन को बताती है कि उसने आज 20 गॉब्लिन्स को मारा है। इन 2 सालों में उसकी मैजिकल सेंसिंग एबिलिटी काफी अच्छी हो गई है और वो लोगों को देखकर ही बता सकता है कि उनके अंदर कितनी मैजिक एनर्जी है। लेकिन किसी के भी पास मैरी और रोज जितनी मैजिक एनर्जी नहीं है। वहीं अब टाउन के आसपास मॉन्स्टर्स की तादाद बढ़ती ही जा रही है, जो रोज को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो कोबोल्स नहीं सिर्फ गॉब्लिन्स ही है। इसके बाद वो तीनों ग्रास के पास जाते हैं, जहाँ उसने शियोन के लिए कुछ ग्लव्स बनाए थे और ग्रास के पूछने पर वो बताता है कि वो तीनों जल्द ही सिल्वर रैंक पर पहुंच जाएंगे। मैरी उससे कहती है कि उसे अपने पावर्स को बढ़ाने की जगह कुछ और भी अच्छी चीजें करनी चाहिए, जिससे दुनिया पर अच्छा प्रभाव पड़े। इसके बाद वो अपने फादर के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, जहाँ वो फ्लेयर से उसके ऊपर हमला करता है, पर वो इसे ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद उसके लाइटनिंग अटैक को ब्लॉक करके वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने मैजिक से उसके नीचे की जमीन को दसाकर इस मैच को जीत जाता है। उसने मैजिक से जमीन में हवा को भेजा था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ, पर इससे वो काफी ज्यादा थक जाता है। लगता है मुझे और फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत है। गवैन उसकी तारीफ करता है क्योंकि अब वो पहले से बेहतर तरीके से मैजिक को यूज कर पा रहा है और खासकर ब्लो को दी। उसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं एक दिन उसकी मदद से उड़ना चाहता हूँ। इसके बाद वहाँ पर मैरी भी आ जाती है और वो अपने फादर के साथ ट्रेन करने लगती है, लेकिन गवैन उसके अटैक से बचकर उसके पीछे आकर उसे हरा देता है। शियोन आपसे हमेशा जीत जाता है और मैं हर बार हार जाती हूँ, तुम भी एक टीम मुझे हरा पाओगी। इसके बाद वो पेस्ट कंट्रोल के लिए रोज की मदद करने जाते हैं, जहाँ कीड़ों को पकड़ते पकड़ते शाम हो जाती है। तभी आसमान में बादल भर जाते हैं और शियोन को एक अजीब सा कलर दिखता है। सब बारिश से बचने के लिए अंदर जाने लगते हैं, पर तभी मैरी नीचे गिर जाती है। शियोन उसके पास जाता है, लेकिन मैरी कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद वो दोनों मिलकर उसे घर के अंदर लेकर जाते हैं और शियोन उसके टेम्परेचर को चेक करके बताता है कि उसका शरीर बहुत ठंडा है। इसके बाद उनके पेरेंट्स भी वहाँ पहुंच जाते हैं। मैरी अपनी आंखें तो खोलती है, पर वो ना कुछ बोलती है, ना ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदलता है। रोज कहती है कि शायद उसे लेथार्जी सिकनेस हुई है। जब वो स्टीलिया में शॉपिंग करने गई थी, उसने सुना था कि इस बीमारी से लोग अचानक से नीचे गिर जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे किसी कठपुतली की डोर को काट दिया गया हो। इसके बाद वो कुछ भी नहीं करते और सिर्फ बेड पर पड़े रहते हैं और अभी तक कोई भी इस बीमारी से रिकवर नहीं कर पाया है। ये सुनकर वो सभी लोग परेशान हो जाते हैं, पर गवैन कहता है कि अभी के लिए उन्हें उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। भी आपके साथ जाऊंगा। पहले तो गवैन नहीं मानता, पर शियोन कहता है कि अगर मॉन्स्टर्स ने हमला किया तो बेहतर होगा कि वो भी उनके साथ रहे। इसके बाद वो कैरेज में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में शियोन को फिर से आसमान में वही लाइट दिखती है। पापा वो है क्या? लेकिन उसके फादर को वो लाइट नहीं दिखती। तभी कुछ ब्लडी वुल्व्स उनकी कैरेज का पीछा करने लगते हैं। आप बस कैरेज को चलाने पर ध्यान दो, उन्हें मैं संभालता हूँ। इस बारिश में मैं फ्लेयर
और बोल्ट का यूज नहीं कर सकता, मुझे बस एक्वा से काम चलाना होगा। वो पहले पानी को इकट्ठा करके बुलेट्स की शेप में बनाता है और अपने ब्लो मैजिक से सभी वुल्फ्स के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन उन वुल्फ्स की तादाद बहुत ज्यादा थी। वहीं उसका फादर भी आगे उन वुल्फ्स से लड़ रहा था, पर उनकी तादाद कम ही नहीं हो रही थी। पर तभी अचानक से वो वुल्फ्स वहाँ से वापस जाने लगते हैं और अजीब तरीके की हवा चलने लगती है। शियोन, पीछे क्या हो रहा है? कोई अजीब सी चीज आ रही है, हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा। तभी उसके सामने एक भयानक सा मैजिकल बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर शियोन डर जाता है। शियोन अपने फादर को उसे देखने को कहता है, पर गैवेन को कुछ नहीं दिख रहा था। इसका मतलब ये था कि वो एक मैजिकल बीस्ट है। वो उसके सामने जोर से चिल्लाता है, जिसे देखकर शियोन भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। क्या हुआ शियोन? क्या आपको वो सुनाई भी नहीं दे रहा? शियोन उसके ऊपर मैजिकल स्पेल से अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक उसके आर पार चला जाता है। वो बीस्ट शियोन के ऊपर हमला करने जाता है और शियोन डरा हुआ था। तभी उसे याद आता है कि उस गॉब्लिन्स के साथ क्या हुआ था, और वो वही चीज उस बीस्ट के ऊपर ट्राई करता है और उसे घायल करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर कैरेज के ऊपर चढ़ने लगता है और उसके फादर के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन जो उसके पास इलेक्ट्रिक लाइट थी उसका असर उस बीस्ट पे होने लगता है। वो बीस्ट बचकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर शियोन मैजिक से बहुत ऊंची छलांग लगाता है और अपने अटैक से उस बीस्ट को खत्म कर देता है। वो जमीन पर गिरने वाला था, पर उसका फादर उसे पकड़ लेता है। तुम हमेशा ऐसी उल्टी पुल्टी हरकतें क्यों करते हो? इसके बाद वो फिर से वहाँ से निकल जाते हैं। वो अजीब सा बीस्ट क्या था? मैंने कभी भी वैसा कुछ नहीं देखा। जब वो मेरे पास आया था तब मैं उसे देख पाया। शियोन उस लैंप को देखता है और समझ जाता है कि उसी की वजह से वो उसे देख पाए थे। इसके बाद जब वो टाउन में पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को वही बीमारी हुई थी। ये वही बीमारी है, पर अभी हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। हम बस इनका ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर का काम तो पेशेंट्स को ठीक करना होता है ना, आप इसे ठीक क्यों नहीं करते? वो हमेशा की तरह स्माइल कर रही थी, उसने तो कभी कुछ गलत नहीं किया, तो उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब से हमें पता चला कि मारी को लेथार्जी सिकनेस है, हम विलेज में नहीं गए और एस्टीरिया में ही रहने का डिसाइड किया। उसके पेरेंट्स ग्रास्ट का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उसने ही रहने के लिए उन्हें रूम दिया था। तुम भी तो हमेशा मेरी मदद करते हो, इसकी जरूरत नहीं है। इसे अपनी ही जगह समझो और जैसे चाहे यूज करो। इसके बाद शियोन मारी के पास बैठा हुआ था। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत चुका है और कितनी बार मैंने मैरी को जगाने की कोशिश की है। तभी उसके फादर वहाँ पर आते हैं। मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। अगर वो कोई डॉक्टर नहीं है जो मारी को हील कर सकता है, तो मुझे किसी से नहीं मिलना। तुम्हें याद है जो 4 दिन पहले उस मॉन्स्टर ने अटैक किया था? हमें पता चला है कि एक इनविजिबल मॉन्स्टर ने 10 से ज्यादा लोगों की जान ली है, और मुझे लगता है कि वो वही मॉन्स्टर है जिसे हमने देखा था। तुम उस मॉन्स्टर का सामना कर सकते हो। अगर हमने उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो वो कितनों की जान लेता रहेगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मैरी को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो तुम किसी को भी मरने देना चाहते हो? क्या वो अपने विलेज पर हमला करते तब भी तुम यही कहते? मुझे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। कि आपको मैरी की फिक्र नहीं है? मुझे है फिक्र, और अगर सब कुछ छोड़ने से ठीक हो जाता, मैं अपनी आत्मा को भी बेच देता, और ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें वो करना चाहिए जो हम कर सकते हैं, और अभी सिर्फ तुम ही हो जो बहुत सारे लोगों की जान बचा सकता है। तभी उसे मैरी की बात याद आती है। तुमने कई सारी चीजें की है, पर तुम आगे भी कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे दुनिया और भी ज्यादा बेहतर हो जाए। तो समय आने पर लोगों की मदद जरूर करना। जिसके बाद शियोन उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। एक सेकंड, मारी में कोई मैजिकल एनर्जी नहीं है? जिसके बाद वो बाहर जाता है। क्या तुम्हें कुछ पता लगा? हाँ, जिन्हें भी ये बीमारी हुई है उनके अंदर मैजिकल एनर्जी नहीं है, और जो टाउन में लोग हैं उनके पास भी नहीं। तो शायद ये बीमारी सिर्फ उन्हें हो रही है जिनके अंदर मैजिकल एनर्जी है। और शियोन डिसाइड करता है कि वो ही इस बीमारी का इलाज ढूंढेगा। इसके बाद गवैन उसे ड्यूक बर्फ से मिलाने लेकर जाता है। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। लाइटनिंग लैम्प को उस मॉन्स्टर से बचाने के आइडिया पर आपने क्या सोचा है? लेकिन तभी वो बौखला सा जाता है। ये तभी की हुआ जब विस्टीरिया मेरे हाथ में आया। अभी तो मैंने शुरू किया था। मुझे नहीं करने राजवाज में जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर सकते हैं। अहम मर्चेंट गिल्ड ने उन्हें होल्ड करने की कोशिश की थी, हमने उनसे लेकर उन्हें गार्ड को दे दिया है। मुझे गवर्न ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, और लगता है कि तुम्हारा मैजिक स्लैम्प के साथ साथ उसके अगेंस्ट काम आ सकता है। जारी बस हमें मैजिक यूज करने वाले लोगों को इकट्ठा करना है। मुझे नहीं लगता ये आसान होने वाला है, क्योंकि मैजिक को सीखने में टाइम लगता है। जिनके पास मैजिक था उनमें से ज्यादातर लोग बीमार हो गए हैं, पर मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बताओ बताओ। हमें उनकी जिंदा बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट करनी है। ये सुनकर उसकी आंखों की चमक गायब हो जाती है, और शियोनो से बताता है कि जिन्हें भी ये बीमारी हुई है उनके अंदर मैजिकल एनर्जी खत्म हो गई है। तो शायद अगर हम उन्हें मैजिकल एनर्जी दे या उनके अंदर उसे मेंटेन करे तो वो ठीक हो जाए। लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता था। शियोन कहता है कि वो मॉन्स्टर्स पर एक्सपेरिमेंट करेगा, क्योंकि उनकी बॉडी में मैजिकल एनर्जी भी होती है और उनके मरने पर किसी को दुख नहीं होगा। इसकी परमिशन ड्यूक उन्हें दे देता है, और साथ ही उसे मेडिकल और मॉन्स्टर्स पर एक्सपर्ट्स भी देता है, और साथ ही मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए गार्ड भी। इसके बाद शियोन उन सब से उनके इंट्रोडक्शन मांगता है, और वो तीनों एक करके अपना नाम और पोजीशन उसे बताने लगते हैं। जिनमें से एक मेडिसिनल एक्सपर्ट है, एक नाइट, और इस छुट्टी को मॉन्स्टर्स के ऊपर बहुत जानकारी है। इसके बाद शियोन उन तीनों को बोइक यूज करके दिखाता है और बताता है कि इस टेक्निक को उसने बनाया है। इससे मैंने मैजिक को यूज करके किया है। मैजिक हमारे
तुम्हारे पूरे शरीर के अंदर होती है और ज्यादा यूज करने पर बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है और तुम्हारा कुछ भी करने का मन नहीं करता और मूव भी नहीं कर पाते। ये लगभग उसी बीमारी जैसा है। शियोन उन दोनों लड़कियों के साथ जंगल में मॉन्स्टर्स पर एक्सपेरिमेंट करने जाता है, पर कोर उनके साथ नहीं आया क्योंकि क्लिनिक पर उसे कुछ काम था। शियोन मॉन्स्टर्स पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है क्योंकि जब भी उसने मैजिक का उन पर यूज किया है वो उन्हें अंदर से बुरी तरह से जला देता है। अभी उनके सामने एक बड़ा सा गॉब्लिन आ जाता है जिसे देखकर ब्रिजिट की आंखें चमकने लगती है। वही रफीना अपने भाली पर कमारुमर को तोड़ देती है और वो गॉब्लिन के ऊपर हमला करने जाती है। शियोन भी बोइड से उसके ऊपर हमला करता है पर वो गॉब्लिन की जगह उसकी स्वॉर्ड को लग जाती है। अभी गॉब्लिन उसके ऊपर हमला करता है पर वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है, पर उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से वो एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। गॉब्लिन रफीना को मारने वाला था लेकिन तभी शियोन बोर्ड से गॉब्लिन के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद रफीना वापस आती है और उस गॉब्लिन की गर्दन में तलवार घुसाकर उसे मार देती है। इसके बाद वो उसकी बॉडी को बहुत सारे पकड़ों से दबा देती है और अब वो और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को अंत करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। पर अगर तुम सबको मार दोगी तो हम एक्सपेरिमेंट किस पर करेंगे, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और पादम जैसी हंसती रहती है। इसके बाद रोज शियोंग को चाय दे रही थी और वो उससे पूछता है कि उसकी मॉम कहाँ है। रोज उससे बताती है कि वो मैरी के साथ उसका ध्यान रख रही है, वो उसकी रिसर्च में उसकी मदद करना चाहती थी। पर शियोंग कहता है कि वो घर के काम में ही काफी बिजी रहती है और अगर वो स्टीवी उसके साथ जाने लगी वो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद ड्यूट के कहने पर कुछ शियोन को उन बीमार लोगों के पास लेकर जाता है जहाँ उसे एक ऐसा पेशेंट दिखता है जो कि थोड़ी बहुत बात कर पा रहा था। शियोन जब उसके हाथ को छूता है वो उसके अंदर हल्की फी मैजिक एनर्जी महसूस करता है। जैसा कि मैंने सोचा था ये बीमारी लोगों की मैजिकल एनर्जी को ड्रेन करती है, तो शियोन अपनी कुछ मैजिकल एनर्जी को उस पेशेंट के अंदर ट्रांसफर करता है। इससे वो अपनी उंगलियों को हिला पा रहा था। इसके बारे में वो खोल से बात कर पाए और कहता है कि वो अभी भी श्योर नहीं है कि ये उसकी वजह से हुआ या पेशेंट नेचुरली रिकवर कर रहा है। तो कोवल कहता है कि उन्हें उसे मॉनिटर करना चाहिए और उसके लिए मैजिकल एक्सपोजर को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। इसके बाद खूल शियोंग को बाहर लेकर जाता है और उससे कहता है कि वो किसी को न बताए कि वो मैजिक एनर्जी से उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स अपने पुराने तरीके का ही यूज कर रहे हैं और अगर उन्हें पता लगा तो वो हमारी रिसोर्स के बीच में आ सकते हैं। इसके बाद रात को वो अपनी बहन के पास जाता है और उसके अंदर मैजिकल एनर्जी को ट्रांसफर करने की कोशिश कर पाए, पर इससे कोई भी असर नहीं होगा। मैं हार नहीं मान सकता, ये मैजिक को सीखने जैसा है, इसमें टाइम लगेगा। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ फिर से जंगल में जाता है जहाँ वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखते हैं और शियोन पता लगाता है कि एक मॉन्स्टर के हाथ 15 सेकंड तक मैजिकल एनर्जी से एक्सपोज होने के बाद जुड़ने लगते हैं और मॉन्स्टर्स के ऊपर ह्यूमन से मैजिकल एनर्जी का असर अलग होता है। शायद तुम्हारी मैजिकल एनर्जी उन्हें प्योरीफाई करती है लेकिन उन्हें पक्का तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि वो ह्यूमंस पर बेहतर तरीके से एक्सपेरिमेंट नहीं करते। तुम्हारी बर्बर बंद हो गई हो तो क्या मैं इन्हें मार सकती हूँ, जिसके लिए शियोन मान जाता है और वो बड़ी आसानी से सभी मॉन्स्टर्स को मार गिराती है। पर शो ऑफ के चक्कर में वो अजीब तरीके से नीचे गिर जाती है। मॉन्स्टर्स जमीन से भी हमला करने लगे हैं और उस चीज बकवास पर दोनों में से किसी को यकीन नहीं होता। इसके बाद वो फिर से अपनी बहन के पास का जहाँ रोज उसके पास एक बकेट में फिश को लेकर आती है। वो उसके ऊपर 90 सेकंड तक मैजिकल एनर्जी को अप्लाई करता है लेकिन इसके बाद भी उसको कोई असर नहीं होता, तो उसे लगता है कि मैजिकल एनर्जी मॉन्स्टर्स को प्योरीफाई करती है लेकिन फिश और बाकी के नेचुरल क्रीचर्स को वो कोई इफेक्ट नहीं करती। लेकिन वो अभी भी श्योर नहीं हो सकता था और वो शिरोन की तरफ देखता है और वो उससे कुछ कह नहीं पाता। मैं समझ सकती हूँ तुम ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो और मैं अकेली ये मन हूँ जिसके पास मैजिकल एनर्जी है और बीमार नहीं है, और वो कहते हैं कि वो मैरी की मदद करने के लिए कुछ भी कर सकती है।